तो आज का हमारा टॉपिक है गरीबी, एक चुनौती। अब ये नाम सुन के लगता है अरे यार फिर से सोशल साइंस का एक बोरिंग चैप्टर। हाँ बिल्कुल। पर सच कहूँ ये कोई चैप्टर नहीं, बल्कि हमारे आसपास की दुनिया की एक बहुत बड़ी कहानी है। सही बात है। और आज हम इस कहानी को किसी टेक्स्ट बुक की तरह नहीं, बल्कि दो असली जैसे किरदारों, कुछ सवालों और ढेर सारी बातचीत से समझेंगे। बिल्कुल, हमारा मकसद रटना नहीं है, समझना है। हाँ, मिशन एकदम सिंपल है। इस टॉपिक के मुश्किल आइडियाज को इतना आसान बना देना कि वो दिमाग में बस जाए। तो जब हम गरीबी शब्द सुनते हैं, सबसे पहले दिमाग में क्या आता है? शायद कोई भूखा इंसान या कोई जिसके पास रहने को घर नहीं है। ज्यादातर लोगों के दिमाग में यही तस्वीर आती है। और ये गलत भी नहीं है। नहीं, गलत नहीं है, लेकिन ये तस्वीर कह सकते हैं अधूरी है। गरीबी सिर्फ पैसे की कमी या भूख नहीं है, ये उससे कहीं ज्यादा गहरी और उलझी हुई चीज है। तो चलिए आज इसी कहीं ज्यादा की गहराई में उतरते हैं। हमारे सोर्स में दो लोगों की कहानियां हैं जो हमारी गाइड बनेंगी। एक है शहर में रहने वाले रामसरन और दूसरे हैं गांव के लाखा सिंह। और यकीन मानिए, इनकी कहानियों से गरीबी की पूरी पिक्चर एकदम क्रिस्टल क्लियर हो जाएगी। तो शुरू करते हैं रामसरन की कहानी से, जो शहर में रहते हैं। जी हाँ, तो रामसरन रांची में एक आटा चक्की में काम करते हैं। अंदाजा लगाइए महीने का कितना कमाते होंगे? सिर्फ 1500 रुपए। सिर्फ 1500 रुपए? और परिवार में है 6 लोग, वो खुद, उनकी पत्नी और 4 बच्चे। जरा सोचिए, आज के जमाने में 1500 रुपए में 6 लोगों का गुजारा, ये तो सोचना भी मुश्किल है। बहुत मुश्किल। उनकी पत्नी भी कुछ घरों में पार्ट टाइम काम करती हैं, जिससे 800 रुपए और आ जाते हैं, तो कुल मिलाकर हुए 2300 रुपए। पर इतने कम पैसे में वो अपने बच्चों को स्कूल तक नहीं भेज पाते। शहर के बाहर एक झुग्गी में एक कमरे के किराए के मकान में पूरा परिवार रहता है। नए कपड़े पहनना, ये जूते खरीदना, ये सब तो उनके लिए एक लग्जरी है, एक सपने जैसा। सोर्स बताते हैं कि उनके बच्चे कुपोषित हैं, मतलब उन्हें पेट भरने के लिए जरूरी खाना तक नहीं मिल पाता। और अगर कोई बीमार पड़ जाए तो इलाज के लिए पैसे कहाँ से आएंगे, ये उनकी सबसे बड़ी चिंता होती है। ये तो हुई शहर की कहानी। अब गांव की तरफ चलते हैं, जहां लाखा सिंह रहते हैं। हाँ, मेरठ के पास एक गांव है और लाखा सिंह के पास अपनी जमीन का एक टुकड़ा भी नहीं है। तो वो क्या करते हैं? वो बड़े किसानों के खेतों में दिहाड़ी मजदूरी करते हैं और उस दिन भर की मेहनत के बदले उन्हें मुश्किल से 50 रुपए मिलते हैं। सिर्फ 50 रुपए? हाँ, कभी कभी काम के बदले पैसे नहीं, बल्कि थोड़ा अनाज या सब्जी मिल जाती है। और सबसे बड़ी प्रॉब्लम यह है कि ये काम रोज नहीं मिलता। बिल्कुल, जब खेतों में बुआई या कटाई का सीजन नहीं होता तो उनके पास कोई काम नहीं होता। परिवार में 8 लोग हैं और वो गांव के बाहर एक कच्ची झोपड़ी में रहते हैं। उनकी हालत भी रामसरन जैसी ही है। उनके बच्चे भी कभी स्कूल नहीं गए। परिवार की महिलाएं पूरा दिन जंगल से लकड़ी बीनने और खेतों में जानवरों के लिए चारा काटने में गुजार देती हैं। सोर्स में एक लाइन है जो दिल पर लगती है कि साबुन और तेल जैसी मामूली चीजें भी उनके लिए लग्जरी हैं। तो इन दो कहानियों को सुनने के बाद गरीबी का मतलब सिर्फ पैसे ना होना नहीं रह जाता। नहीं, इसका मतलब है भूख। इसका मतलब है एक ऐसा घर जो आपको धूप और बारिश से भी ठीक से ना बचा पाए। इसका मतलब है एक ऐसी लाचारी जहां आप अपने बच्चों को पढ़ाना तो चाहते हैं पर पढ़ा नहीं सकते, बीमार होने पर इलाज नहीं करा सकते। और शायद इन सबसे ऊपर इसका मतलब है एक बेबसी और अपमान की भावना, जहां आपको लगता है कि समाज में आपकी कोई इज्जत नहीं है। बिल्कुल सही। अच्छा, ये तो हुई वो बातें जो हम कहानियों से समझ सकते हैं, लेकिन जो सोशल साइंटिस्ट इस पर सालों रिसर्च करते हैं, वो इसे कैसे देखते हैं? क्या उनका नजरिया कुछ अलग है? सोशल एक्सक्लूजन। अरे वाह, ये तो बड़ा भारी भरकम शब्द है, सोशल एक्सक्लूजन। इसे किसी आसान एग्जाम्पल से समझाइए ना। जरूर। मान लीजिए आपकी क्लास में सब बच्चे मिलकर एक बर्थडे पार्टी प्लान कर रहे हैं, लेकिन वो एक बच्चे को जानबूझकर नहीं बुलाते क्योंकि शायद वो अलग दिखता है या उसके कपड़े पुराने हैं। सोचिए उस एक बच्चे को कैसा महसूस होगा? बहुत बुरा लगेगा। उसे लगेगा कि वो उस ग्रुप का हिस्सा ही नहीं है, वो एकदम अकेला पड़ जाएगा। बस यही है सोशल एक्सक्लूजन। जब किसी इंसान या किसी ग्रुप को समाज की अच्छी सुविधाओं, मौकों और फायदों से जानबूझकर या अनजाने में दूर रखा जाता है। जैसे उन्हें एक अच्छी कॉलोनी में किराए पर घर नहीं मिलता, या उन्हें कुछ खास तरह की नौकरियों के मौके नहीं दिए जाते। और दिलचस्प बात यह है कि ये बहिष्कार सिर्फ सामाजिक नहीं रहता, ये धीरे धीरे आर्थिक भी बन जाता है। आपने बिल्कुल सही नस पकड़ी है। ये एक दुष्चक्र है, एक विशिष्ट साइकिल जो पीढ़ियों तक चल सकता है। ये गरीबी का कारण भी है और नतीजा भी। समझ गई।
तो समाज आपको मौकों से दूर रखता है, लेकिन क्या इसका उल्टा भी होता है? मतलब क्या कुछ लोग ऐसे भी हैं जिन पर गरीबी में फिसल जाने का खतरा दूसरों से ज्यादा होता है? बहुत अच्छा सवाल। और ये हमें दूसरे जरूरी आइडिया पर ले आता है, वल्नरेबिलिटी। वल्नरेबिलिटी। हाँ, हिंदी में इसे भेद्यता कह सकते हैं, पर आसान भाषा में इसका मतलब है ज्यादा खतरे में होना। ज्यादा खतरे में होना मतलब ये कि भविष्य में गरीब हो जाने का रिस्क किस पर ज्यादा है। जैसे लाखा सिंह को ही ले लीजिए, वो वल्नरेबिलिटी का एकदम सटीक उदाहरण है। कैसे? उनके पास अपनी जमीन नहीं है, काम रोज मिलता नहीं, कोई सेविंग्स नहीं है। अब सोचिए, अगर एक साल सूखा पड़ जाए या बाढ़ आ जाए और फसल बर्बाद हो जाए तो क्या होगा? उनके पास तो कोई बैकअप ही नहीं है। कुछ भी नहीं। वो और उनका परिवार तुरंत भुखमरी की कगार पर आ जाएगा। यही वल्नरेबिलिटी है। ये हमें बताती है कि आने वाले बुरे वक्त, जैसे कोई बीमारी, कोई आपदा या नौकरी चले जाना, का सबसे बुरा असर किन लोगों पर पड़ेगा। और हमारे समाज में कुछ खास ग्रुप्स जैसे विधवा महिलाएं या आदिवासी समुदाय, इन पर यह खतरा शायद और भी ज्यादा होता है। बिल्कुल, वल्नरेबिलिटी एक तरह का अलार्म है जो बताता है कि कौन से लोग गरीबी के किनारे पर खड़े हैं। ये सब तो ठीक है, पर सरकार इतने बड़े देश में ये गिनती कैसे करती है कि कौन गरीब है और कौन नहीं? कोई लाइन वगैरह होती है क्या? हाँ बिल्कुल। इसके लिए एक तरीका बनाया गया है जिसे पॉवर्टी लाइन या गरीबी रेखा कहते हैं। ये एक तरह की काल्पनिक लाइन है, एक पैमाना। अच्छा, जैसे स्कूल के एग्जाम में पासिंग मार्क्स की लाइन होती है कि 33% से ऊपर आए तो पास और नीचे रह गए तो फेल। एकदम सही, बिल्कुल वैसा ही कॉन्सेप्ट है। सरकार एक मिनिमम जरूरी लेवल तय करती है। अगर किसी व्यक्ति की इनकम या उसका खर्च इस मिनिमम लेवल से नीचे है तो उसे गरीब माने जाता है। पर ये पासिंग मार्क्स, मतलब ये लाइन तय कैसे होती है? इसका फॉर्मूला क्या है? भारत में इसे तय करने के लिए दो मुख्य चीजों को आधार बनाया जाता है। पहली है कैलोरी की जरूरत। कैलोरी? अच्छा, जैसे हम बिस्किट के पैकेट के पीछे पड़ते हैं। हाँ वही। तो ये माना गया है कि गांव में रहने वाले एक व्यक्ति को दिन में औसतन 2400 कैलोरी की जरूरत होती है और शहर में रहने वाले को 2100 कैलोरी की। एक मिनट, ये थोड़ा अजीब नहीं है? गांव में ज्यादा कैलोरी क्यों? ये एक बहुत वैलिड सवाल है। इसके पीछे की सोच ये है कि गांव के लोग खेतीबाड़ी जैसा शारीरिक काम, यानी फिजिकल लेबर ज्यादा करते हैं। अच्छा, इसलिए उन्हें ज्यादा एनर्जी की जरूरत होती है। मतलब शहर में बैठे बैठे काम करने वालों को कम खाने की जरूरत है। कुछ ऐसा ही समझ सकते हैं। ओके, तो पहली चीज हुई कैलोरी, और दूसरी चीज है इन कैलोरी को पूरा करने का खर्च। सरकार ये हिसाब लगाती है कि 2400 या 2100 कैलोरी पाने के लिए जरूरी अनाज, दालें, सब्जियां, तेल वगैरह खरीदने में कितना पैसा लगेगा। उसी पैसे को जोड़कर एक महीने का खर्च निकाला जाता है और वही हमारी पॉवर्टी लाइन बन जाती है। अच्छा, तो ये लाइन रुपयों में कितनी है? कोई आंकड़ा है हमारे पास? हमारे सोर्स में 2011-12 के आंकड़े दिए गए हैं। उस हिसाब से ये लाइन गांव के लिए 816 रुपए प्रति व्यक्ति प्रति महीना। 816 रुपए? और शहर के लिए? शहर के लिए 1000 रुपए प्रति व्यक्ति प्रति महीना थी। क्या? एक मिनट, फिर से बोलिए। शहर में एक महीने का गुजारा सिर्फ 1000 रुपए में? 2012 में भी? जी, यही आंकड़ा है। ये तो सुनने में ही नामुमकिन लग रहा है। मतलब रामसरन का परिवार जहाँ 6 लोग 2300 रुपए में गुजारा कर रहे थे, वो तो इस लाइन के हिसाब से बहुत नीचे हुए। बिल्कुल, और यही पॉवर्टी लाइन की सबसे बड़ी आलोचना है। कई अर्थशास्त्री मानते हैं कि ये लाइन सिर्फ पेट भरने के लिए जरूरी खर्च को गिनती है, जबकि एक ठीक-ठाक जिंदगी जीने के लिए शिक्षा, स्वास्थ्य और घर के किराए जैसे दूसरे खर्च भी होते हैं, जिन्हें ये लाइन ठीक से शामिल नहीं करती। मतलब ये एक सर्वाइवल लाइन है, डिग्निटी लाइन नहीं। एकदम सही शब्द इस्तेमाल किया आपने। तो अगर हम इस लाइन को ही पैमाना माने तो भारत में कौन से ग्रुप्स हैं जो गरीबी के लिए सबसे ज्यादा वल्नरेबल हैं? आंकड़े बहुत साफ तस्वीर दिखाते हैं। समाज के कुछ ग्रुप्स में गरीबी का औसत बाकियों से कहीं ज्यादा है। इनमें सबसे ऊपर आते हैं अनुसूचित जनजाति यानी एसटीज और अनुसूचित जाति यानी एससीज के परिवार। और इनके अलावा गांवों में खेती करने वाले भूमिहीन मजदूर जैसे लाखा सिंह और शहरों में कैजुअल काम करने वाले मजदूर जैसे रामसरन, ये भी बहुत ज्यादा वल्नरेबल हैं। कोई आंकड़ा है हमारे पास? हाँ, एक आंकड़ा तो ये भी कहता है कि 100 में से 43 आदिवासी लोग अपनी बेसिक जरूरतें भी पूरी नहीं कर पाते। ये बहुत बड़ा नंबर है। पर इतनी गरीबी है क्यों?
क्या कारण है इसके पीछे? देखिए, इसके कारण बहुत गहरे और ऐतिहासिक हैं। एक बड़ा कारण था ब्रिटिश राज, जिन्होंने हमारी पारंपरिक इंडस्ट्रीज को खत्म कर दिया, जिससे लाखों लोग बेरोजगार हो गए। और आजादी के बाद? आजादी के बाद हमारी जनसंख्या बहुत तेजी से बढ़ी, लेकिन अच्छी नौकरियां उतनी तेजी से नहीं बढ़ी, और जमीन जैसे संसाधनों का बंटवारा भी समाज में बराबर नहीं हुआ, जिससे अमीर और गरीब के बीच की खाई बढ़ती चली गई। तो क्या सरकार इसे ठीक करने के लिए कुछ कर रही है? कोई योजनाएं हैं? हाँ, सरकार की स्ट्रैटेजी दो तरफा रही है। पहला तरीका है आर्थिक विकास को बढ़ावा देना। मतलब इकोनॉमिक ग्रोथ? जी, आइडिया ये है कि जब देश की इकोनॉमी बढ़ेगी, ज्यादा इंडस्ट्रीज लगेंगी, तो नौकरियां पैदा होंगी और उसका फायदा धीरे धीरे सब तक पहुंचेगा। और दूसरा तरीका? दूसरा तरीका है टारगेटेड एंटी पॉवर्टी योजनाएं बनाना। ये ऐसी स्कीम्स हैं जो सीधे गरीबों की मदद के लिए बनाई जाती हैं। कोई फेमस स्कीम का उदाहरण दे सकते हैं? सबसे बड़ी और सबसे फेमस योजनाओं में से एक है महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम, जिसे हम सब MGNREGA या मनरेगा के नाम से जानते हैं। अच्छा, मनरेगा, इसका नाम तो सबने सुना है। ये 2005 में शुरू हुई थी, है ना? जी बिल्कुल। पर इसमें होता क्या है? इसका आइडिया बहुत शक्तिशाली है। ये गांव के हर उस परिवार को जिसे काम की जरूरत है, साल में 100 दिन के रोजगार की कानूनी गारंटी देता है। 100 दिन के काम की गारंटी? हाँ, ये एक बहुत बड़ा सेफ्टी नेट है, ताकि जब लाखा सिंह जैसे मजदूरों को खेतों में काम ना मिले तो उनके पास कमाई का एक जरिया हो। ये तो सुनने में बहुत अच्छा लगता है, पर क्या ये वाकई काम करती है? जमीन पर इसका असर कैसा रहा है? देखिए, कई स्टडीज दिखाती हैं कि इसने ग्रामीण आय बढ़ाने, सूखे के समय लोगों को सहारा देने और खासकर महिलाओं को आर्थिक रूप से सशक्त करने में बड़ी भूमिका निभाई है। लेकिन वहीं दूसरी तरफ इसके लागू होने में भ्रष्टाचार और काम का पैसा मिलने में देरी की शिकायतें भी आम हैं। तो कह सकते हैं कि इसका असर मिला जुला रहा है, पर इसने एक सुरक्षा कवच तो जरूर दिया है। तो आज हमने गरीबी की इस बड़ी कहानी के कई पन्ने पलटे। हाँ, हमने रामसरन और लाखा सिंह की कहानियों से समझा कि गरीबी सिर्फ पैसे की कमी नहीं, बल्कि मौकों की कमी, स्वास्थ्य और शिक्षा से दूरी और सामाजिक बहिष्कार का नाम है। हमने सोशल एक्सक्लूजन और वल्नरेबिलिटी जैसे भारी शब्दों का मतलब आसान उदाहरणों से समझा। और ये भी जाना कि कैसे पॉवर्टी लाइन कैलोरी और खर्च पर आधारित एक पैमाना है, जिस पर काफी बहस भी होती है। और आखिर में हमने देखा कि सरकार आर्थिक विकास और मनरेगा जैसी योजनाओं से इस चुनौती का सामना कर रही है। जी, जिसके नतीजे कहीं अच्छे हैं और कहीं सुधार की गुंजाइश है। जाते जाते एक सवाल हम सबके लिए छोड़ जाते हैं। हमारे सोर्स बताते हैं कि गरीबी की सरकारी परिभाषा सिर्फ न्यूनतम यानी मिनिमम जीवन स्तर पर ध्यान देती है। मतलब बस किसी तरह जिंदा रहने लायक जरूरतें पूरी हो जाएं। लेकिन क्या हमें सिर्फ मिनिमम के बारे में सोचना चाहिए? एक सम्मानजनक, एक डिग्निफाइड जीवन के लिए क्या क्या जरूरी है? क्या सिर्फ 2 वक्त की रोटी, कुछ कपड़े और एक छत काफी है? या फिर अच्छी शिक्षा, अच्छा स्वास्थ्य, बराबरी के मौके और समाज में सम्मान के साथ जीने का हक, ये सब भी एक सम्मानजनक जीवन का हिस्सा हैं। इस पर सोचिएगा जरूर।